नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज मैं आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की एमसीक्यू की मदद से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो शुरू करता हूँ मैं आज का टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम बात करेंगे गति के नियम की। तो सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपिया। द प्रिंसिपिया 1687 में। इस बुक में सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो आइए देखते हैं गति के क्या नियम बताए थे सर आइजैक न्यूटन ने। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील है तो वह वैसे ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब इस नियम को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये बल क्या है। बल क्या है? बल क्या होता है? बल किसी भी वस्तु को धक्का मारना या उस वस्तु को अपनी ओर खींचना होता है। किसी भी वस्तु को धक्का मारना या उसको खींचना, बस इतना ही होता है बल। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये नियम क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील है तो वह वैसे ही बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी सर? वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहना चाहती है, और क्यों वस्तु अगर गतिशील है या चल रही है तो क्यों चलती ही रहना चाहती है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है वस्तु का जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? तो आइए देखते हैं जड़त्व को। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसको चलने ना देने का प्रयास करता है, और अगर वस्तु चल रही है तो उसको रुकने ना देने का प्रयास करता है। तो इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी। जैसे अगर कोई बॉल लुढ़कती हुई जा रही है तो वो लुढ़कती हुई चली जाएगी, जाती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उसको सामने से आके कोई न रोके, कोई उस पर रोकने के लिए बल ना लगाए। लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता, बॉल तो लुढ़कती हुई जाती है तो वो थोड़ी दूर आगे जाकर रुक जाती है। वो वस्तु रुक जाती है पृथ्वी के घर्षण की वजह से। वो बॉल रुक जाती है पृथ्वी के घर्षण की वजह से। अगर पृथ्वी घर्षण बल नहीं लगाएगी तो वो बॉल नहीं रुकेगी, वो लुढ़कती हुई चली जाएगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम हमको यही बताता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आइए उसको समझने के लिए देखते हैं कुछ उदाहरण। जब चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्रीगण एकदम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये गति के प्रथम नियम की वजह से ही होता है। चलती हुई गाड़ी जब अचानक से रुकती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी के साथ साथ उसमें बैठे हुए व्यक्ति का जड़त्व भी उसको गाड़ी के साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब गाड़ी रुक जाती है तो व्यक्ति के पैर गाड़ी के संपर्क में होने की वजह से व्यक्ति के पैर तो गाड़ी के साथ ही रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा गाड़ी के साथ तुरंत नहीं रुक पाता है, तो वो एकदम गाड़ी के रुकते ही आगे की ओर झुक जाता है। आइए इसका एक उदाहरण और देखते हैं। जब हम कंबल को या रजाई को डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण दूर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी गति के प्रथम नियम की वजह से होता है। क्योंकि जब हम डंडे से कंबल को मारते हैं तो कंबल तो अपनी उस जगह से हट के दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन उसमें चिपके हुए जो धूल के कण होते हैं वो एक तुरंत गति में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो विरामावस्था में है, और उनका जड़ तो चाहता है कि विरामावस्था में ही बने रहें। तो जैसे ही डंडा पड़ता है उसमें कंबल तो दूर हट जाता है और जो धूल के कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये भी गति के प्रथम नियम के कारण ही होता है, और गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन गति के प्रथम नियम से पूछा जाता है कि बल की परिभाषा गति के किस नियम से प्राप्त होती है। बल की जो परिभाषा है वो गति के किस नियम से प्राप्त होती है? तो उसका उत्तर गति के प्रथम नियम से। चलिए अब देखते हैं गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। परिभाषा पढ़ के शायद कुछ समझ में ना आया होगा भी आप लोगों को। इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा के एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें शब्द मिलता है संवेग, और यहाँ से पहले हम यही समझेंगे कि संवेग क्या होता है। यहाँ पे प्रयोग किया गया शब्द संवेग में परिवर्तन की दर, ये पूरा एक शब्द है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं संवेग क्या होता है। अब संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग को फिजिक्स में स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो अब हमें यहाँ से संवेग का फॉर्मूला पता चल गया। देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है ये। संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन को समझने के लिए देखते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है चल रही है, चलते हुए दूसरी जगह पहुंच गई, वहां भी उसका द्रव्यमान m ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। जब वो प्रारंभिक अवस्था में चलना शुरू हुई थी तो उसका वेग u था, और चलते हुए जब दूसरे स्थान पर पहुंची तो यहाँ पे उसका वेग v हो गया। वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा आगे चल के। फिजिक्स में हमेशा प्रारंभिक वेग को u और आने वाले दूसरे वेग को v मानते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे संवेग परिवर्तन। पहले वाले संवेग को अगर p1 मान लिया जाए तो यहाँ पे संवेग हो जाएगा mu। दूसरे वाले संवेग को अगर p2 मान लिया जाए तो यहाँ संवेग हो जाएगा mv। अब संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन बराबर p2 माइनस p1। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1 होगा। अब आगे देखते हैं परिभाषा में संवेग में परिवर्तन की दर। अब हमें यहाँ से दर भी निकालनी पड़ेगी। अब दर निकालने के लिए देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु m यहाँ पे थी तो यहाँ से उसको यहाँ तक आने में, मान लें ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो उस समय को t मान लेते हैं। अब संवेग में परिवर्तन की दर निकालने के लिए दर बराबर संवेग के परिवर्तन में t से भाग दे देंगे, p2 माइनस p1 अपॉन t। ये संवेग की परिवर्तन की दर तक। अब हम संवेग में परिवर्तन की दर तक समझ चुके हैं। अब आगे परिभाषा क्या कह रही है देखते हैं। उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। अब ये जो बल है, जो संवेग परिवर्तन की दर है, उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। इसे भी देखते हैं। बल को F से डिनोट करते हैं। F समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, तो कितनी है? p2 माइनस p1 अपॉन t। अगर इसको और खोल के लिखूं तो F प्रोपोर्शनल m v माइनस mu अपॉन t। अब m को कॉमन निकाल लें तो F समानुपाती m v माइनस u अपॉन t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सबको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं एक चीज और। अंतिम वेग था u प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है वेग में परिवर्तन। ये हो गया वेग में परिवर्तन। जब इसके नीचे आपने अपॉन टी लगा दिया तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर। अब आप सभी लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये यहाँ पे आके बन गया त्वरण। त्वरण या एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब v माइनस यू अपॉन टी हो गया हमारा त्वरण, जिसको फिजिक्स में स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो अब हम अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, तो इसको अब हम F प्रोपोर्शनल m a लिख सकते हैं। v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a एक्सीलरेशन। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अब हम अपने बल के फॉर्मूले के पास पहुँचने वाले हैं। तो अक्सर एग्जाम में एक सवाल ये पूछा जाता है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त हुआ था, तो उसका आंसर हमेशा गति का द्वितीय नियम ही आपको देना होगा कि बल का व्यंजक या बल का फॉर्मूला या बल का सूत्र गति के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। लेकिन अभी हम बल के प्रॉपर फॉर्मूले के पास नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का साइन या इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे F इक्वल के एम ए, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं अब हम आगे कैसे निकालते हैं। यदि मान लिया जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान m 1 है और a त्वरण भी 1 है, तो यहाँ से बल बराबर भी 1 ही प्राप्त होगा। जब बल बराबर 1 ही प्राप्त होगा तो यहाँ से इसके कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 प्राप्त होगी। जब इसके कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम इस फॉर्मूले को आगे लिख सकते हैं F बराबर m a। जब F बराबर m a लिखेंगे तो अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल होता है। तो अब हम अपनी परिभाषा में कहाँ तक आए हैं? संवेग बल के समानुपाती होती है। यहाँ तक हम इस परिभाषा को समझ चुके हैं। अब आगे संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इस लाइन को तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे अगर हम इस तरफ से कोई बल लगाते हैं तो ये इसी तरफ बल की दिशा में ही विस्थापित होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम बल लगाएं इधर से और ये वस्तु इधर की ओर सरक जाए। इसलिए संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। अगर किसी वस्तु पे इस तरफ से बल लगेगा तो वो हमेशा इसी तरफ विस्थापित होगी। अब ये परिभाषा हम पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। आइए इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो आखिर ये संवेग होता क्या है, ये किस काम आता है हमारे रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, आइए इस बात को समझते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोगों ने क्रिकेट जरूर खेला होगा। तो क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी किसी कैच को पकड़ता है तो अपने हाथ को बॉल लगने से थोड़ा सा पीछे और लेके आता है। क्यों लेके आता है? इसका कारण है कि उसके हाथ में लगने वाली चोट को वो कम करता है। कैसे कम करता है, आइए समझते हैं। ये जो बल है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टी के, या बल व्युत्क्रमानुपाती होता है समय टी के। अगर किसी चीज का समय बढ़ रहा है तो बल कम हो जाएगा, अगर बल बढ़ रहा है तो समय कम हो जाएगा। तो वो खिलाड़ी इस फॉर्मूले की मदद से अपने हाथ में लगने वाली चोट को कैसे कम करता है। जैसे किसी खिलाड़ी ने बॉल यहाँ पकड़ी तो बॉल का वेग उस समय काफ़ी तेज होता है। उसको आते ही वो अगर यहाँ शून्य हो जाएगा वेग तो उसके हाथ में पूरी चोट यहीं लग जाएगी।
तो बॉल के वेग को शून्य करने के लिए खिलाड़ी उसका समय बढ़ाता है, यहाँ से लेके वो हाथ को पीछे तक लेके आता है, जिससे अगर समय बढ़ जाता है तो बल कम हो जाता है, तो उसके हाथ में लगने वाली चोट इस समय के बढ़ने के अनुसार कम हो जाती है। इसलिए क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे जरूर खींचते हैं। आइए अब इस बात को समझते हैं एक दूसरे नियम से। हाई जंप वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो हाई जंप मार के एक गद्दे पे गिरते हैं नीचे, तो वो गद्दा उनको ये इस लेवल पे मिलता है, तो उस गद्दे में घुसते हुए नीचे चले जाते हैं। क्यों? अगर इस लेवल पे ही उनके शरीर की जिस गति से या जिस वेग से उनका शरीर यहाँ आया था यहीं के यहीं रुक जाता तो उनके शरीर में काफ़ी चोट लगती। इसलिए उस गद्दे पे आने के बाद उनको समय मिलता है अपने वेग को, अपने शरीर के वेग को कम करने के लिए, जिससे उनके शरीर में चोट कम लगती है। जब समय बढ़ता है तो बल अपने आप कम हो जाता है, जब बल कम हो जाता है तो चोट कम लगती है। अब आप गति के दूसरे नियम को पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं गति के तीसरे नियम की ओर। यदि हम किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी हम पे उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा से बल लगा रही है। आइए समझते हैं इस बात को कुछ उदाहरण से। नाव से किनारे पे उतरते समय जब कोई मनुष्य नाव से किनारे पे उतरता है तो मनुष्य नाव पर एक बल लगाता है, तो नाव भी प्रतिक्रिया करके मनुष्य पे एक बल लगाती है, जिससे मनुष्य आगे चला जाता है और मनुष्य के लगाए हुए बल से नाव पीछे चली जाती है और मनुष्य नाव पे से उतर के किनारे पे आ जाता है। बंदूक से गोली चलाते समय जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली तो आगे चली जाती है, लेकिन गोली भी उसकी प्रतिक्रिया बंदूक पे करती है, जिससे चलाने वाले को बंदूक में झटका लग जाता है। तीसरा उदाहरण, कुएं से बाल्टी खींचते समय जब हम एक भरी बाल्टी को कुएं से खींच रहे होते हैं और अचानक से रस्सी टूट जाए तो बाल्टी तो नीचे गिर जाती है, लेकिन खींचने वाला व्यक्ति पीछे गिर जाता है। उस बाल्टी का बल, उस बाल्टी की हुई प्रतिक्रिया से व्यक्ति पीछे को गिर जाता है और बाल्टी नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से गति के तीनों नियम अब आप समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में आगे आपको गति के नियम से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs मिलेंगे, तो देखते रहिए उन MCQs को भी। न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके: आघूर्ण का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम। आप लोग मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं इसका सही आंसर। चलिए तब तक मैं बताता हूँ आपको। सही आंसर है जड़त्व का नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं: न्यूटन के तीसरे नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, ऊर्जा के नियम पर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर है न्यूटन के तीसरे नियम पर। आइए देखते हैं अपना आगे वाला क्वेश्चन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। इसका सही आंसर है गति के प्रथम नियम से या न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम को ही गति का नियम कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर्स में गति का प्रथम नियम लिखा है, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। घोड़ा यदि अचानक चलना शुरू कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का क्या कारण है? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। इसका सही आंसर है विश्राम जड़त्व, क्योंकि किसी भी वस्तु को अपनी प्रारंभिक विरामावस्था या गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए घोड़ा के अचानक चलने से घुड़सवार को पीछे की ओर झटका लग जाता है। चलिए देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इस सवाल का सही जवाब है द्रव्यमान और त्वरण का। यहाँ बल को F द्वारा, द्रव्यमान को M द्वारा व त्वरण को A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बल का मात्रक क्या है? वोल्ट, पास्कल, न्यूटन या केल्विन। देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है न्यूटन।
ये सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए प्ले विद कॉन्सेप्ट चैनल को, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अब मिलता हूँ आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए इस वीडियो को। बाय बाय, थैंक यू।